वीरपुर में राम सहाय और ब्रजभूषण दो मित्र रहते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों की शादी कुछ समय के अंतराल में एक ही वर्ष में हुई। कुछ समय के पश्चात दोनों के घर एक एक पुत्र ने जन्म लिया। राम सहाय के पुत्र का नाम कुलदीपक और ब्रजभूषण के पुत्र का नाम कमलकांत रखा गया। राम सहाय के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्रजभूषण की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ब्रजभूषण की पत्नी अचार बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए उसने अचार बनाकर बेचना शुरू किया ताकि कुछ आमदनी बढ़ सके। राम सहाय की पत्नी अपने पुत्र की देखभाल बहुत ध्यान से करती थी। घर के बाहर धूल मिट्टी में भी उसको जाने नहीं देती थी। राम सहाय के पुत्र कुलदीपक के लिए हर सुख सुविधा की वस्तु मौजूद थी। उसका सारा काम नौकर चाकरों की देखरेख में समय पर होता था। ब्रजभूषण की पत्नी घर के कामकाज और अचार बनाने के काम में सारा दिन व्यस्त रहती थी। वह अपने पुत्र पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती थी, परंतु वो इतना अवश्य ध्यान रखती थी कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। रात को सोते समय वो अपने पुत्र को वीर लोगों की कहानियाँ सुनाया करती। साथ ही अपने पुत्र को ऐसे लोगों की कहानी भी सुनाती थी जिन्होंने जीवन में कड़ा संघर्ष किया। समय की कमी के कारण उसका प्रयत्न यही रहता था कि कमलकांत अपने छोटे छोटे काम स्वयं ही करना जल्दी सीख जाए। कमलकांत छोटी उम्र में ही अपने स्वयं के काम तो करना सीख ही गया, साथ ही वह घर के कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगा। वो भोजन बनाना, कपड़े धोना, बाजार से सामान लाना, घर की मरम्मत करना, बहुत कुछ उसने सीख लिया। साथ ही उसने अपने स्वयं के व्यवहार से कुछ हुनर भी सीख लिए। समय के साथ कुलदीपक और कमलकांत युवक हो गए। कुलदीपक को देखने से ही प्रतीत होता था कि वह बहुत धनी परिवार से है। उसकी माँ अपने बेटे को देखकर अपने आप पर बहुत गर्व करती थी कि उसने अपने बेटे का लालन पोषण कितने ध्यान से किया है। कमलकांत ने निश्चय किया कि वह अपनी माँ के अचार के काम को आगे बढ़ाएगा। उसने अपनी माँ के द्वारा बनाए अचार गांव-गांव में जाकर बेचना शुरू कर दिया। कमलकांत की कड़ी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसका अचार प्रसिद्ध होने लगा। परंतु अचानक कमलकांत की माँ बहुत बीमार हो गई। अब वो अचार नहीं बना पा रही थी। कमलकांत के सम्मुख उसकी माँ की बीमारी एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई। परंतु कमलकांत ने अपनी माँ से पूछ पूछ कर अचार बनाना शुरू किया और उसको बेचने लगा। लोगों को उसका बनाया अचार भी बहुत पसंद आया। उसका व्यापार खूब फलने फूलने लगा। इधर राम सहाय का भी स्वास्थ्य खराब रहने लगा। राम सहाय के काम की जिम्मेदारी अब उसके बेटे पर आ गई। कुलदीपक एकदम परेशान हो गया, क्योंकि उसको तो कभी किसी तरह की जिम्मेदारी दी ही नहीं गई थी। उसे तो कुछ पता नहीं था। राम सहाय के काम को कुलदीपक संभाल ही नहीं पा रहा था। एक दिन उसके पास एक रेशमी वस्त्रों का व्यापारी आया और बोला, मैं उत्तम कोटि के रेशमी वस्त्र रखता हूँ। उसने कुलदीपक को बताया कि वो बहुत कम दाम में रेशमी वस्त्र देगा, जिसे आप अच्छे दामों में बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। कुलदीपक को उस आदमी की बात बहुत पसंद आई। उसे लगा कि वो अब सबको दिखा देगा कि वो किसी से कम नहीं है। कुलदीपक ने उस आदमी से रेशमी वस्त्रों की सारी गांठें खरीद लीं। परंतु बाद में जब उन गांठों को खोला गया तो कुलदीपक के होश उड़ गए। उसे चक्कर आ गया। उन गांठों में सिर्फ ऊपर का कपड़ा रेशमी था, बाकी नीचे के सारे कपड़ों में किनारे किनारे पर रेशमी कपड़े की एक पट्टी लगी थी और बीच का सारा कपड़ा एकदम घटिया था, जिसका कोई खास मूल्य नहीं था। वह आदमी कुलदीपक को हजारों रुपए का चूना लगा गया था। पूरे वीरपुर में यह बात फैल गई। लोग अब और ज़्यादा कुलदीपक का मजाक बनाने लगे। यह सब देख सुनकर राम सहाय अपनी पत्नी से बोला, यह तो होना ही था। तुमने अपने पुत्र को एकदम सुरक्षित तरीके से पाला है। उसे तुमने कभी किसी तरह की चुनौतियों का सामना करने नहीं दिया। उसे लोगों को पहचानने समझने का अवसर नहीं दिया। उसे जीवन में किसी तरह का संघर्ष नहीं करने दिया। जीवन में चुनौतियों का सामना करने और संघर्ष करने से ही आदमी मजबूत होता है, अन्यथा भीतर से खोखला ही रह जाता है। राम सहाय की पत्नी को अपनी भूल समझ आ गई। उसे अब बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब किया भी क्या जा सकता था। समय हाथ से निकल चुका था।